स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसरॉयज की लिस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशंस। और साथ ही साथ मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स से अवगत कराऊं। यू शुड नो देम, यू शुड ऑल्सो नो द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एग्जामिनर कि किस तरीके से यूपीएससी इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछती है। हर साल गवर्नर जनरल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड सो वी थॉट दैट इट इज़ एप्ट as a timely intervention for you from Study IQ, so that you are very much abreast with your preparation, right? So without further delay, we'll start with the list of governor generals. दो पार्ट में मैं इस वीडियो को आपके सामने लाऊंगा, one before 1857 and other the list after 1857, that is the viceroys. So going with the first part, the first set of governor generals, देखिए इंडिया में particularly रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर्स के लिस्ट में सबसे पहले आते हैं, गवर्नर जनरल नहीं आते हैं। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ राइटर, दैट वाज एन एंट्री लेवल करियर। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में राइटर एक क्लर्क के हिसाब से एक एंट्री लेवल पोजीशन हुआ करती थी। आज भी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के हेडक्वार्टर्स को राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं, राइट? यू कैन गेस द रीजन वाई। दिस इज द रीजन दैट रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, जिनका नाम आप बहुत सारे वॉर से भी जोड़ के देखते हैं, he went on to become one of the most successful generals, governors of Bengal, and later on governor general. So governor of Bengal Robert Clive, he entered as a writer. सबसे पहले he was involved in the siege of Arcot. जब second कार्नेटिक वॉर्स चल रहे थे, पर्टिकुलरली इट स्टार्टेड फ्रॉम द डेथ ऑफ निज़ामुल मुल्क। तो निज़ामुल मुल्क हैदराबाद के चिनकलिच खान जब इंतकाल फरमाते हैं, दैट इज द रीजन, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड कार्नेटिक वॉर्स और द वॉर्स बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कर्नाटिक्स में चल रही थी। और वहां पर आरकॉट यानी कि कर्नाटिक के किंगडम्स, हैदराबाद और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स एज वेल एज Britishers from Madras and French from Pondicherry, they were all fighting together. यहाँ पर with the siege of Arcot, Robert Clive was able to turn the tables. First Carnatic Wars में Dupleix जीत रहे थे. In fact, he was laying the siege of Madras. Madras को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था उन्होंने। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया गया, राइट? सो दैट वाज नॉट हिज फर्स्ट स्टिंट इन इंडिया। यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइम पीरियड्स लिखे हैं रॉबर्ट क्लाइव के। When he was called back twice. So 1744 to 1753, that is his first instance. Then he goes back. Then he is called back again, right? 1755. देखिए second stance में that is where he, and second as well as third stints में that is where he becomes infamous, right? तो सबसे पहले siege of Arcot was the metal, or was if I would say the opportunity that Clive used, और एक प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव अपने आप को पेश कर रहे थे as the most important or able commander that East India Company can have. Then you all know about your Battle of Plassey, right? So Plassey का बैटल आप जानते ही हैं। This was a mere skirmish. सारे historians इस बात पर एक राय बना चुके हैं। इंडियन हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी इस बात को अच्छे से मानती है कि वो सेना जो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से लड़ रही थी, महज 2200 की सेना थी, 2200 सोल्जर्स, जिसमें से 1700 बाहर से लाए गए थे, भाड़े के मर्सिनरीज थे। एंड दे वर फाइटिंग द सोल्जर्स ऑफ सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, विथ 45,000 प्लस। यानी कि 2200 की सेना 45,000 50,000 की सेना से फाइट कर रही है, और फिर भी प्लासी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत रही है। दिस इज वेयर रॉबर्ट क्लाइव शाइन्स। ऑफ कोर्स वी नो दैट रॉबर्ट क्लाइव यूज्ड द अपैरेटस ऑफ मनी, राइट? एक प्रकार से मीर जाफर जो सिराज उद्दौला के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, या साथ ही साथ उनके बैंकर्स जैसे जगत सेठ, रायदुर्लभ, इन सब को उन्होंने ब्राइब किया। मोस्ट ऑफ नवाब्स आर्मी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द वॉर, दे रिमेन साइलेंट, और इसीलिए एक पपेट गवर्नमेंट मीर जाफर के अंदर ही इज एबल टू पुट। इन फैक्ट दिस वाज इन बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर्स, सॉरी माफ करिएगा, एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स, यानी कि एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। यानी कि जब तक थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई, दैट इज इन अराउंड 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हो रही थी,
तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को काबिज कर चुकी थी, बंगाल पर वो स्थापित थी. सो दैट ऑल्सो लेड टू advantageous position for East India Company. East India Company was able to win not just Carnatic, it was able to position its rulers not just in Hyderabad but also Bengal. एक प्रकार से बार बार कहा जाता था कि बंगाल के लोगों ने, पर्टिकुलरली बंगाल के मर्चेंट्स ने अपनी सारी ट्रेजरी खोलकर रॉबर्ट क्लाइव को दे दी. यहाँ तक कि रॉबर्ट क्लाइव को नया नवाब कहा जाता था, न्यू नवाब्स ऑफ इंडिया. ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर बहुत गहन चर्चाएं होती थी. वहाँ के एक पार्लियामेंटेरियन थे एडमंड बर्क, जो बार बार ये बात करते थे कि रॉबर्ट क्लाइव वहाँ के नवाब को हराते हराते, यानी कि भारतीय नवाब को हराते हराते वो खुद एक नए नवाब बन गए, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ टेकिंग अ लॉट ऑफ एडवांटेज. ये बताया जाता है अराउंड 38,000 पाउंड्स कि पर्सनल वेल्थ को कलेक्ट करके वो वापस इंग्लैंड जा रहे थे, एंड दैट मेड एवरीबडीज हेड रेज अप अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस. एनीवेज, जब वापस वो आते हैं, 1765 की बात है, इस समय वो काफी इनफेमस हो चुके थे. इस समय यानी कि बक्सर के बैटल के बाद, 1764 में बक्सर का बैटल हो रहा था, एंड बक्सर के बैटल के साथ रॉबर्ट क्लाइव वाज नॉट एसोसिएटेड. ठीक है. When he was called after battle of Buxar, एक प्रकार से वो नवाब ऑफ अवध के साथ कुछ डील कर रहे थे, और इवन विथ द मुगल एम्परर शाह आलम. ठीक है. तो शाह आलम और नवाब ऑफ अवध के साथ जो डील हो रही थी उसे आप कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 का. और इस 1765 के ट्रीटी में उन्होंने एक प्रकार से 50 लाख की रकम एज अ वॉर इंडेमनिटी पेश की थी ऑन नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला, यानी कि उनको 50 लाख रुपए देने थे. इतना ही नहीं, कारा का एरिया, द कारा एरिया नियर इलाहाबाद, वो भी उन्हें देना पड़ा टू द मुगल एम्परर उनके रख रखाव के लिए. मुगल एम्परर को एक तरीके से पेंशनर बना दिया गया. अ सम ऑफ 26 लाख रुपीज वॉज प्रोमिस्ड. 26 लाख रुपए सालाना प्रॉमिस किया गया टू द मुगल एम्परर एज इन ल्यू ऑफ द दीवानी ऑफ बंगाल एंड बिहार. सो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी को महज 26 लाख रुपए में बेच दिया गया, और ये 26 लाख रुपए सीधे जाते थे मुगल एम्परर को, नवाब को नहीं, द नवाब ऑफ बंगाल को नहीं. इतना ही नहीं, ये बाद में पैसे नहीं भी दिए जाते थे. इनफैक्ट पेंशन के नाम पे ये जो पैसे मुगल एम्परर को मिलते थे, बाद में ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया और उसकी रकम कम कर दी गई. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज अ वेरी वन साइडेड ट्रीटी. रॉबर्ट क्लाइव को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं. जो सबसे इनफेमस काम था इनका, वो था ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल. बंगाल में इन्होंने ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस तय कर दिया, यानी कि निजामत और दीवानी अलग अलग हो गई. दीवानी का मतलब होता है टू कलेक्ट टैक्सेस, द राइट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, और निजामत इज लॉ एंड ऑर्डर. सो आप एक तरीके से कह सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री जो थी वो नवाब के पास थी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, कंपनी बहादुर के पास थी. दिस वाज वन ऑफ द ट्रीटीज ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, राइट, कि दीवानी जो होगा वो कंपनी बहादुर अपने हाथ में रखेगी. अब प्रॉब्लम ये था कि दीवानी से जो भी पैसा आता था, एंड इट वाज नॉट जस्ट 26 लाख रुपीज, रिमेंबर 26 लाख रुपीज तो वो सिर्फ प्रॉमिस कर रहे थे मुगल एम्परर को, करोड़ों में पैसे आते थे, लेकिन ये पैसे वो निजामत के लिए नहीं देते थे. दिस वॉज द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल. मैसिव मिस गवर्नेंस. बंगाल खून के आंसू रोया था 2 साल तक. इनफैक्ट इंडियंस छोड़िए, ब्रिटिशर्स भी इस बात को अपने पार्लियामेंट्री डिस्कशंस में लाते रहे. एडमंड बर्क बार बार कहते रहे कि बंगाल की जो हालत इन्होंने की, पर्टिकुलरली 1767 तक ये रहे, 1717 में, 1770 में बंगाल को ग्रेट फेमाइन झेलना पड़ा. इतना बड़ा सूखा, मैन मेड फेमाइन, यानी कि 10 मिलियन लोग की शहादत बंगाल में हो रही थी. भूखे मर रहे थे वे लोग. Why? Due to this dual system of governance. ये भी रॉबर्ट क्लाइव की एक इनफेमस देन है. फाइनली, यूज ऑफ दस्तक राइट्स. इनफैक्ट मिसयूज कहना ज्यादा सही रहेगा कि दस्तक राइट्स को बार बार मिसयूज किया गया. दस्तक राइट्स का मतलब द राइट्स दैट कंपनी ऑफिशियल्स हैव, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स के पास ये राइट था कि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते थे, बिकॉज वो दीवान थे और वो दीवानी टैक्स दिया करते थे, या दीवानी के रूप में उन्होंने
मुगल एम्पायर को 26 लाख रुपए हर साल देने का वादा किया था। इसके एवज में उन्हें जितना भी हो सके वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते थे, बट ये सहूलियत सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को मिली थी। नाउ व्हाट ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड डूइंग अंडर रॉबर्ट क्लाइव इज दैट दे स्टार्टेड गिविंग दिस टू थर्ड पार्टीज। यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं एक पारसी मर्चेंट हूं, राइट, इफ आई एम अ पारसी मर्चेंट आउट देयर, और मुझे ट्रेड करना है, सो मैं नवाब के पास नहीं जाऊंगा लाइसेंस लेने, मैं डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाऊंगा एंड आई विल से दैट सर प्लीज अलाउ मी टू डू द दस्तक राइट्स और प्लीज गिव मी अ दस्तक राइट्स सो दैट आप मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट बना लीजिए और विदाउट गिविंग टैक्सेस मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इसमें मेरा क्या जाता है, राइट? आई विल नॉट बी सपोज टू गिव, मान लीजिए कि निज़ाम को या नवाब को मुझे 10% टैक्स देना है, तो मैं वो क्यों दूंगा अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का मेंबर बन के मुझे विदाउट टैक्सेस ट्रेड करने की आज़ादी हो। इतना ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक एंट्री फीस लेती थी और उससे उसका अपना प्राइवेट ट्रेड भी चलता था। सो दिस वाज द मिसयूज ऑफ दस्तक राइट्स दैट हैपेंड, राइट? इन सब के चलते इनके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट में करप्शन के चार्जेस भी लगे। ही वॉज नॉट लेफ्ट विदाउट चार्जेस, ठीक है? सो इनके ऊपर चार्जेस भी लगे एंड दैट इज वेयर रॉबर्ट क्लाइव फेयर। सो दिस इज अ ओवरऑल असेसमेंट। सो वॉर्स के लिए आप समझ सकते हैं कि सीज ऑफ आर्कॉट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेकेंड कार्नेटिक वॉर्स, और बैटल ऑफ प्लासी, ऑफ कोर्स दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ द ब्रिटिश हेजिमनी इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना जो थी यहाँ से चल रही थी। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, पर्सिवल स्पीयर कहते हैं, नाउ दीज आर द असेसमेंट्स बाय हिस्टोरियंस, जल्दी जल्दी हम करेंगे। क्लाइव वाज नॉट अ फाउंडर बट अ हार्बिंजर ऑफ द फ्यूचर। ही वाज नॉट अ प्लानर ऑफ एम्पायर बट एन एक्सपेरिमेंटर हु रिवील्ड समथिंग ऑफ सॉर्ट्स और ऑफ पॉसिबिलिटीज। कि वो इसे एम्पायर का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई फाउंडर नहीं मानते हैं, वो ये कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बार बार। ही वॉज नॉट अ प्लानर ऑल्सो, कोई प्लान करके नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जब इनकी रेवेन्यू पॉलिसी आई तो ये रेवेन्यू पॉलिसी ऐसे कंडक्ट करते थे कि जो सबसे ज्यादा पैसा दे देता था, हाईएस्ट बिडर, उसे वहां का रेवेन्यू दे दिया जाता था। कि मान लीजिए एक एरिया का, मान लीजिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि बंगाल के मुर्शिदाबाद का रेंट हर साल 10 लाख रुपए आता है, और अगर मैं एक जमींदार हूं, मैं आके कह दूं रॉबर्ट क्लाइव को कि सर मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा, कहां से दूंगा, कैसे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ आई गिव यू 25 लाख रुपीज देन द जमींदारी विल बी गिवन बैक टू मी, राइट? तो जो हाईएस्ट बिडर होता था उनको वो दे देते थे। द बर्डन यूज्ड टू फॉल ऑन पुअर पीपल। विलियम डैलिम्पल अपने किताब में कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एनार्की वाली किताब में कहते हैं दैट रॉबर्ट क्लाइव एक्चुअली एक स्ट्रीट फाइटर हुआ करते थे लंदन के, राइट? ही वॉज नॉट दैट वेल लर्नड चैप आउट देयर, राइट? उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के एक राइटर बना के भेजा था, एक क्लर्क के लेवल से भेजा था, बट क्लर्क के लेवल से अपने स्ट्रीट फाइटिंग एबिलिटीज को यूज करते हुए रॉबर्ट क्लाइव आज यहां तक पहुंचे थे। सो दैट वाज व्हाट रॉबर्ट क्लाइव वाज फॉर यू। एनीवेज, दिस इज वन ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वॉर ऑफ बैटल ऑफ बक्सर जो थी वो कोई और इंग्लिश जनरल फाइट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? प्लीज राइट इट इन द कमेंट, ही इज समबडी एल्स। बट एक्चुअली जो फाइट कर रहे हैं वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नहीं सिक्योर कर रहे हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज हैपनिंग इन 1765, राइट? और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था। यहाँ पर शाह आलम मौजूद हैं, और ये ट्रीटी एक तरीके से मुगल सॉवरेनिटी को खत्म करने का एक पहला कदम था, और यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव खड़े हैं, नॉट दैट पर्सन हु फॉट द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है? सो प्लीज फाइंड इट आउट हु फॉट द बैटल ऑफ बक्सर एंड विथ whom द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड। आगे बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, अ पर्सन हु वाज नोन फॉर ओरिएंटलिस्ट फिलॉसफी, ओरिएंटलिज्म, स्टडी ऑफ ईस्ट, यानी कि पूर्वी सभ्यता को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ही वॉज एन ओरिएंटल इन हिज आउटलुक। उनकी कोशिश होती थी कि भारतीय वेद, पुराण, कुरान, फतवाए आलमगीरी, गीता, मनुस्मृति एक्सेट्रा का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेशन हो, उन्हें पता चले कि भारत है क्या, उन्हें पता होना चाहिए कि संस्कृत या उर्दू या पर्शियन लैंग्वेज में कैसे भारतीय राज्य व्यवस्थाएं चलती आ रही थी, या उनसे हमें क्या सीखने को मिलेगा। सो अ पर्सन हु फॉलोड ओरिएंटलिस्ट फिलॉसफी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखिए यूपीएससी अब
कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी ज़्यादा पूछता है, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ द कंसेप्ट्स ऑल्सो, नॉट जस्ट विथ फैक्ट्स। तो हम कोशिश करेंगे कि दोनों आपके लिए सम्मिलित। इनके ही टाइम पीरियड में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आ रहा था, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ कंपनी इन इंडिया। सो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली 1772-73 के स्टार्टिंग में 1 मिलियन यूरोस माफ करिएगा 1 मिलियन पाउंड की लोन मांग रही थी बैंक ऑफ इंग्लैंड से। और जैसे ही 1773 में उन्होंने लोन मांगा, सबके कान खड़े हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही लोन मांग रही है विद बैंक ऑफ इंग्लैंड। सो पार्लियामेंट को एक प्रकार से मौका मिला, ब्रिटिश पार्लियामेंट को मौका मिला टू इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी। सो पहले कंपनी जो थी वो सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हिसाब से चलती थी, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी लिमिट कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 24 के जगह 16 मेंबर्स हो गए। उनके कोर्ट में आने का एक क्वालिफिकेशन भी बढ़ा दिया गया। पहले 400 पाउंड्स के तहत आप कोर्ट में आ सकते थे, बट नाउ यू हैड द मिनिमम बार टू हैव एटलीस्ट 1000 पाउंड्स। रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। गवर्नर जनरल को खुली छूट नहीं दी गई। गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल मेंबर्स लाए गए, 4 मेंबर्स काउंसिल, ठीक है। सो गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर मिलके कोई भी डिसीजन लेंगे बाय मेजॉरिटी। सो मोस्ट ऑफ दीज 4 मेंबर्स वर नॉट द मेन ऑफ गवर्नर जनरल। पर्टिकुलरली ये 4 मेंबर्स वॉरेन हेस्टिंग को बहुत सताते थे, ठीक है। और ज्यादातर ये हो रहा था कि टिल 1773 से लेके टिल 1784 या 1783 आप कह सकते हैं, जब तक पिट्स इंडिया एक्ट नहीं आया था, ये 4 लोग गवर्नर जनरल के नाक में दम करके रखे हुए थे। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस एक्ट बाय द फैक्ट दैट टिल दिस एक्ट वॉज इन पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई वॉर सक्सेसिवली नहीं जीत रही थी, ठीक है। एक चीज और होती है, वो थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा जुडिकेचर आ रही थी फॉर द फर्स्ट टाइम। चीफ जस्टिस लॉर्ड इम्पे बन रहे थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। ही वॉज गिवन अ स्लाइटली हायर स्टेटस देन द गवर्नर ऑफ मद्रास एंड देन द गवर्नर ऑफ बॉम्बे। हाउएवर ही वॉज लाइक फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, आप ये कह सकते हैं। इन्होंने कुछ रेवेन्यू सेटलमेंट्स करने की भी कोशिश की। इनफैक्ट इनके सेटलमेंट्स ऑक्शन से होते थे, यानी कि हाईएस्ट बिडर को ऑक्शन करके होते थे, ठीक है। और हर 2 साल पे हो रहे थे। जुडिशियल रिफॉर्म्स भी ये कर रहे थे। दीवानी और फौजदारी अदालत इन्होंने सेटअप किया। दीवानी अदालत का मतलब टैक्स या रेवेन्यू अदालत, फौजदारी का अदालत मतलब क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। सो 2 कोर्ट्स अलग अलग सेटअप करने की कोशिश की इन्होंने। जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉरेन हेस्टिंग्स वाज अ पर्सन हु वाज फॉलोइंग ओरिएंटलिज्म। यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स की एक तस्वीर है, बस्ट है, फोर्ट विलियम है कलकत्ता का, और यहाँ पर एक पंडित है, यहाँ पर एक मौलवी है, एंड ही इज स्टैंडिंग इन बिटवीन एज अ पर्सन हु होल्ड्स ऑल द नॉलेज एक्सेट्रा। और शायद ही आप कोई ब्रिटिश गवर्नर जनरल की तस्वीर या बस्ट ऐसे देखेंगे जहाँ पर वो इंडियनाइज्ड तौर पर ड्रेस्ड हो। लुक एट व्हाट ही डज। फॉर एग्जाम्पल कोड ऑफ जेंटू लॉज जो है वो बनाया जा रहा है। दिस वॉज अ कोडिफिकेशन। जेंटू का मतलब यहाँ पर हिंदू लॉज, ठीक है। सो हिंदूज को जेंटूज कहा करते थे। या डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज विलियम जोन्स और H.T. कोलब्रुक कंपाइल कर रहे थे। मनुस्मृति, भगवद गीता, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इन सब को लेकर। फतवा आलमगिरी को भी ट्रांसलेट किया जा रहा था। फतवा आलमगिरी वॉज लाइक लॉ बुक फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब इटसेल्फ। सो फतवा आलमगिरी को ट्रांसलेट किया जा रहा था। ऑफिस ऑफ कलेक्टर वॉज ऑल्सो सेटअप, ठीक है। तो जो वर्ड कलेक्टर आज भी बहुत लोगों के जहन में रहता है, दैट वॉज इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। इनके टाइम पीरियड पे इसके अलावा देयर वाज आल्सो सेटिंग अप ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी स्थापित हो रही थी, और इन सब का काम एक तरीके से ओरिएंटलिस्ट नॉलेज को ट्रांसलेट करना, समझना, पूर्वी सभ्यता को समझना, ये कोशिश इनकी जारी रही। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में मैंने आपको बताया दैट ही वाज नॉट सक्सेसफुल। रोहिला wars was considered as a blunder. First Anglo-Maratha war was also considered as a blunder. In fact, इसी टाइम पीरियड में रघुनाथ राव को यूज कर रहे थे कंपनी वाले in order to penetrate into the पेशवा शाहीज। हालांकि ऐसा होता नहीं है। सारे के सारे मराठास जो हैं वो माधव नारायण राव के पीछे रैली करते हैं, और एक तरीके से कंपनी को मुंह की खानी पड़ती है। दे withdrew, right? They almost withdrew for the war.
और इसके बाद लगभग 20 साल तक फॉर द नेक्स्ट 20 years देयर इज नो वॉर बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में भी आप कह सकते हैं 80 से लेके 84 तक ये चल रहा है, और इसी टाइम पीरियड में हैदर अली भी नहीं रहते हैं, उनका इंतकाल होता है 84 तक। टीपू सुल्तान gives a formidable fight, again it withdraws in a draw. So not very decisive, not very good military conquest. Controversies बहुत सारी हुई इनके टाइम पीरियड पे। एक नंद कुमार वाला केस था 1775 में। नंद कुमार ने इनके ऊपर ब्राइबरी का चार्ज लगाया था, किनके ऊपर? वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर, और ये केस सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद प्राइवी काउंसिल ऑफ इंग्लैंड तक गया, यानी कि इंग्लैंड तक चर्चा हुई। इनके एक बायोग्राफर थे पेंड्रल मून, जिन्होंने कहा कि वॉरेन हेस्टिंग्स की इससे अपनी पर्सनल साख बहुत खत्म हुई कि एक गवर्नर जनरल के ऊपर ब्राइबरी का चार्ज, दैट वाज द बिगेस्ट स्टेप। बट यू नो व्हाट, इसके वजह से नंद कुमार फेमस नहीं हुए। नंद कुमार के ऊपर वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक झूठा केस वापस दर्ज कराया उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अपने जज दोस्त को लेकर, जस्टिस एलिजा इम्पे को लेकर इन्होंने नंद कुमार के ऊपर फॉर्जरी का केस लगाया, और उसके तहत नंद कुमार को फांसी की सजा दी गई। दैट वॉज द जुडिशियल मर्डर, द फर्स्ट जुडिशियल मर्डर दैट इज सेड अमॉन्ग द लॉ बुक्स। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो आप नंद कुमार के केस को बहुत अच्छे से जानते होंगे। राजा चेत सिंह ऑफ बनारस के साथ भी उन्होंने बहुत ज्यादती की। राजा चेत सिंह जो थे वो बनारस के एक ज़माने में ज़मींदार हुआ करते थे। 1765 की ही कहानी है, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ तो बनारस का राज्य इन्हें दिया गया आफ्टर द पेमेंट ऑफ 22 लाख रुपीस पर एनम। इन्होंने पेशकश की, राजा चेत सिंह ने कहा कि हर साल 22 लाख रुपए दिया जाएगा, अदा की जाएगी, पर्टिकुलरली एज वॉर इंडेमनिटी, और उसके तहत इन्हें राजा बनाया गया। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स की लालसा की लालच जो है वहां तक नहीं रही। इनफैक्ट बाद में फ्रॉम 1770s ऑनवर्ड आप देखते हैं जब वॉरेन हेस्टिंग्स आगे बढ़ते हैं, एंड व्हेन ही इज नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू हिमसेल्फ, राइट, पर्टिकुलरली फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1772 से लेके 85 के बीच में। 80 की कहानी है कि जब इन्होंने वापस ज़्यादा एक्सट्रैक्शंस मांगने शुरू कर दिए, हर साल 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ऐसे वो राजा चेत सिंह से मांगते रहे, और लास्टली राजा चेत सिंह को इन्होंने ह्यूमिलिएट किया। राजा चेत सिंह ने यहाँ तक कि अपनी पगड़ी निकाल के इनके पैरों पर रखा, फिर भी वॉरेन हेस्टिंग्स माने नहीं। वो बनारस में जाकर राजा चेत सिंह को बंदी बना रहे थे, और फिर उसके बाद में उनके वंशज नारायण सिंह को वापस बनारस का राजा बनाया गया, बट आफ्टर द पेमेंट ऑफ 40 लाख रुपीस। तो आप समझ सकते हैं कि पैसे की भूख वॉरेन हेस्टिंग्स की बहुत ज़्यादा थी। वॉरेन हेस्टिंग्स को भी इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने नहीं छोड़ा, इनके ऊपर भी मुकदमा दायर किया गया ऑन द केसेस ऑफ चार्जेस ऑफ बोथ नंद कुमार एज वेल एज राजा चेत सिंह, और भी बहुत सारे इरेगुलरिटीज के चार्जेस रहे इनके साथ। बट इनके टाइम पीरियड पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट आ रहा था वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। दिस वाज टेकिंग सम imperfections out of 1773 चार्टर, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। सो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि गवर्नर जनरल काउंसिल के साथ 4 मेंबर्स थे, और वो 4 मेंबर्स और कुछ करने नहीं देते थे। तो सबसे पहला ये था कि गवर्नर जनरल काउंसिल को कम कर दिया गया, ठीक है। सो द मेंबर्स, ओके, आई हैव द गवर्नर जनरल काउंसिल प्लस 3 मेंबर्स अब कर दिया गया विथ वीटो पावर्स, ठीक है। सो वीटो पावर्स दे दिया गया टू द गवर्नर जनरल। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई वो थी कि पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे उनके ऊपर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कम्स अप, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ज्यादातर ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स नहीं थे। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ज्यादातर इंग्लैंड के पार्लियामेंट के मेंबर्स हुआ करते थे, पर्टिकुलरली ट्रेजरी के मेंबर्स हुआ करते थे, गवर्नमेंट के साइड के मेंबर्स हुआ करते थे। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज ऑन टॉप ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, राइट, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे हुआ करते थे गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल ऑफ 3 मेंबर्स। पहले ये 4 मेंबर्स हुआ करते थे, अब 3 मेंबर्स हैं, ठीक है।
Governor General was given greater power in diplomacy, war and peace. Board of Control was set up to supervise the Court of Directors. ठीक है, ये एक चीज होती है. इसे ही आप कहते हैं ड्यूअल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो 1858 तक चला. ड्यूअल गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दो बॉडीज मिलकर भारत की काम काज को देखेगी. भारत में गवर्नर जनरल रहेंगे और ये गवर्नर जनरल इन्हीं के आधिपत्य में या इन्हीं के अंदर काम किया करेंगे. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस ड्यूअल सिस्टम. And why it is called Pitt's Act? Because it was under the prime ministership of William Pitt the Younger, जो उस समय वहां के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के. आगे बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की. 1786 से 93 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत चीजों के लिए जाने जाते हैं. ये खुद एक बड़े जमींदार हुआ करते थे. ही वॉज हिमसेल्फ एन एरिस्टोक्रेट, सो ही न्यू कि कैसे जमींदारों को कंट्रोल करना है. इनफैक्ट इन्हें दो चीजों के साथ भेजा गया था, दो मैंडेट्स के साथ भेजा गया था. एक, करप्शन कम करना है भारत में, बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स, इन दोनों ने काफी नाम बदनाम किया था ब्रिटेन का और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी. तो एक ऐसे ऑफिसर की, एक ऐसे गवर्नर जनरल की जरूरत थी जो इस नाम को वापस कायम करे, गवर्नर जनरल के पोजीशन को वापस अनटच्ड बाय ऑल दीज कंट्रोवर्सीज बनाए. और दूसरा, इन्हें एक प्रकार से इंडियन कस्टम्स से विनैलिटी हटाने का, यानी कि इंडियन कस्टम से जो करप्शन था वो हटाने का काम सौंपा गया. आप देखते हैं कैसे इनके कार्यकाल में हम ये भी देखते हैं दैट देयर वाज ग्रेटर यूरोपियनाइजेशन ऑफ पावर हो रहा था. ज्यादा से ज्यादा यूरोपियन ब्यूरोक्रेट्स, कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, राइट, कोतवाल्स, ये सब आ रहे थे, राइट. तो सबसे पहले देखेंगे जुडिशियल रिफॉर्म. इन्होंने फौजदारी अदालत सेटअप किए और फौजदारी अदालत को हटाकर सर्किट कोर्ट्स ला दिया. इनफैक्ट अगर आप देखें तो इन्होंने ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट स्थापित कर दी. कॉर्नवालिस कोड का ये बहुत बड़ा एक सेटअप है. इनफैक्ट लोअर से लेके हाईएस्ट तक आप देखें, सबसे पहले मुंसिफ कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार्स के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद प्रोविंशियल कोर्ट और लास्ट में सदर दीवानी अदालत. यानी कि जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा, यानी कि मान लीजिए आपका केस 1 आना का है तो आप मुंसिफ कोर्ट में जा सकते हैं. अगर 10 रुपया का है तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ रजिस्ट्रार जा सकते हैं. 100 रुपए का है तो आप प्रोविंशियल कोर्ट या उससे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जा सकते हैं. और उससे ज्यादा का है तो आप सदर दीवानी अदालत में भी जा सकते हैं. सो दिस वॉज द ग्रेडेशन ऑफ कोर्ट्स. ऐसा क्यों? सोचिए, समझिए. इतने सारे कोर्ट्स, वो भी टैक्सेशन कोर्ट्स क्यों बन रहे हैं? क्यों? बिकॉज ही इज गोइंग टू लॉन्च द परमानेंट सेटलमेंट. और परमानेंट सेटलमेंट क्या था? रेवेन्यू सेटलमेंट. तो ज्यादा से ज्यादा लोग रेवेन्यू सेटलमेंट को लेकर कोर्ट्स जाएंगे और ये कोर्ट, इनके कचहरी, इनकी जज, इनके पुलिस, इनके कहीं कुछ नहीं बच रहा था. रणजीत गुहा कहते हैं कि सरकार, साहूकार, जमींदार, ये सब मिलकर शायद इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम को, रेवेन्यू सिस्टम को घेरने में लगे हुए थे. कॉर्नवालिस कोड वाज ए परफेक्ट एग्जांपल दैट हाउ इंस्टीट्यूशंस आर यूज्ड टू स्कटल फ्रीडम आउट देयर. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं. यूरोपियनाइजेशन मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और रेवेन्यू पावर्स कर रहे हैं. ये एक बड़ी अच्छी चीज इन्होंने की. पहले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स या इवन हालांकि कलेक्टर का रोल और पोजीशन वॉरेन हेस्टिंग्स स्थापित करते हैं, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में कलेक्टर को रेवेन्यू पावर भी था, यानी कि वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करता थे और साथ में साथ जुडिशियल पावर भी था. यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे अगर आपका टैक्स बढ़ाया जाए तो आप कंप्लेन करने उसी कलेक्टर के पास जाएंगे जो आपसे टैक्स वसूल कर रहा है, तो वो कभी भी आपकी बात सुनेगा नहीं. लेकिन कॉर्नवालिस के टाइम पे अगर आपका टैक्स बढ़ाया जाता था तो कलेक्टर टैक्स कलेक्ट करता था और डिस्ट्रिक्ट जज उस टैक्स को देखता था कि क्या ये वाजिब है कि नहीं. सो आप कलेक्टर की कंप्लेन लेकर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जा सकते थे. दैट वाज डिवीजन ऑफ पावर, दैट वाज सेपरेशन ऑफ पावर ऑफ जुडिशरी एंड रेवेन्यू. आज भी एक साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी में सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट. यू नो दैट द पावर्स आर सेपरेटेड बिटवीन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. तो यहां पर भी ये सेपरेशन ऑफ पावर्स चल रहे थे. डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिशियल्स वर क्रिएटेड, वेस्टिंग पावर्स अवे फ्रॉम जमींदार. जमींदारों से उन्होंने पावर्स छीन ली थी. लठैत्स होते थे जमींदार के और ये लठैत्स को इन्होंने हटा दिया था.
और इसकी जगह पे पुलिस या कोतवाल्स को सेटअप किया था, फौजदार्स को सेटअप किया था. That was the legacy of Cornwallis. But what was the lasting and infamous legacy of Cornwallis was permanent settlement. बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस में permanent settlement आ रहा था. Permanent settlement का मतलब क्या कि जमींदारों को ओनरशिप दी जा रही थी. बतैर अगर ओनरशिप तब मिल रही है जब आप उतना टैक्स पे करने के लिए तत्पर हैं. There was no highest bidding नहीं हो रही थी. इन्होंने सेट कर लिया था कि हमें X अमाउंट तो मिलना ही मिलना है. इनफैक्ट द असेसमेंट विच वॉज डन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट वॉज 2,68 lakhs ऑलमोस्ट. तो इनका यह मानना था कि इतना पैसा तो मुझे आना ही चाहिए. ये मेरा असेसमेंट है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से इतना पैसा मुझे आना चाहिए. अब वो कैसे आएगा ये आपकी मर्जी है. तो उन्होंने पूरे एरिया को सर्कल्स में डिवाइड किया, रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड किया और जमींदारी देने अलॉट करनी शुरू कर दी. जो जमींदार उतना पैसा देता था उससे उसकी ओनरशिप दी जाती थी. अगर सनसेट लॉ के बाद यानी कि 1 तारीख के बाद आप पैसा नहीं देते थे तो आपकी एरिया को कॉन्फिस्केट किया जाता था और ऑक्शन में दूसरे हाईएस्ट बिडर को बेच दिया जाता था. यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस लेड टू एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म. दिस इज वाई कोर्ट्स वर नीडेड. इसी के लिए कोर्ट्स भी जरूरी थे. So Cornwallis was using courts. At the same point of time, he was having this permanent settlement being out there. Military campaigns सक्सेसफुल रहा इनका, बट भारत में नहीं. भारत के बाहर ये एक वैसे व्यक्ति थे जो दूध का चला छाछ भी फूंक के पीता है. He participated in American War of Independence, where of course Britishers had lost power to Americans. In fact, the second or third generation Britishers. तो जब ये भारत में आ रहे थे, in fact थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर में 1791 to 92, 93, थर्ड एंग्लो-मैसूर वॉर में he was fighting with टीपू सुल्तान, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम. और बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में ही वॉज एबल टू साइन अ वेरी डिसाइसिव ट्रीटी. तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इटसेल्फ, जिसमें काफ़ी एरियाज टीपू सुल्तान को देने पड़े टू ईस्ट इंडिया कंपनी. बहुत सारे इनमें से एरियाज जैसे तुंगभद्रा दोआब उन्होंने निज़ाम को दिए. बहुत सारे एरियाज नॉर्दर्न सरकार के उन्होंने मराठास को दिए. डिंडीगुल जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री सेटअप्स जो टीपू सुल्तान के थे वो भी ब्रिटिशर्स को दिए जाने पड़े. और साथ ही साथ उन्हें इंडेमनिटी भरनी पड़ी. करोड़ों के एवज में वॉर इंडेमनिटी टीपू सुल्तान भर रहे थे टू ब्रिटिशर्स. सो ये एक काफ़ी सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन सबडूइंग टीपू सुल्तान. और एक जो फेमस पेंटिंग है जब टीपू सुल्तान के बेटों को भी एक प्रकार से श्योरिटी ऑफ एग्रीमेंट के तहत रख लिया गया था. एंड दिस फेमस पेंटिंग इज सीन इन मेनी वर्जन्स. बाजार पेंटिंग आप इसको कहते हैं, जब टीपू सुल्तान के बच्चों को एज कॉर्नवालिस रख रहे हैं एज अ श्योरिटी ऑफ द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम. एनीवेज आगे बढ़ते हैं. एंड यू हैव द कमिंग अप ऑफ रिचर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805. ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, ये वो ऑर्डर है जो सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स के बारे में. सो वी आर डूइंग दैट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स व्हाट यू कॉल एज रिचर्ड वेलेस्ली, हु यू नो फॉर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम. देखिए, सब्सिडरी अलायंस बनाने का या इन्वेंट करने का क्रेडिट इनको नहीं चाहता है. बी वेरी क्लियर विद दैट. Many students consider him as the only person जो सब्सिडरी अलायंस शुरू कर रहे हैं भारत में. ऐसा नहीं है. देखिए, सब्सिडरी अलायंस कॉर्नवालिस ने भी किया था इसी से पहले विथ टीपू सुल्तान इटसेल्फ. लेकिन सबसे पहले जाता है ये श्रेय ड्यूप्ले को. ठीक है, ड्यूप्ले हु वाज अ फ्रेंच गवर्नर जनरल. और इन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ और कार्नेटिक के साथ ये ट्रीटी पहले ही साइन कर ली थी. नाउ व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस इज नथिंग बट यू स्टेशन योर ओन ट्रूप्स इन इंडियन रूलर्स एस्टेट. सो भारतीय रूलर्स के घरों पे आप अपने सोल्जर्स खड़े करते हैं. उस सोल्जर्स को खड़े करने के एवज में उसका भाड़ा वसूल करते हैं. उनके फॉरेन रिलेशंस को भी रेगुलेट करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैसूर के साथ सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी साइन की गई है तो ब्रिटिश रेसिडेंट कमिश्नर मैसूर की कोर्ट में मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ वो मैसूर के फॉरेन रिलेशंस को भी रेगुलेट करेंगे. सो मैसूर के साथ अगर मराठास बात करना चाहते हैं या निजाम बात करना चाहते हैं तो उसके बीच में खड़ा रहेगा ब्रिटिश रेसिडेंट कमिश्नर. सो दिस वाज ऑलमोस्ट मेकिंग द इंडियन रूलर्स हैंडीकैप्ड. सो आपके पास ना आपकी मिलिट्री होगी, ना आपके पास अपनी स्वायत्तता होगी, दैट इज योर इंडिपेंडेंस फॉर कंडक्टिंग फॉरेन अफेयर्स.
आप एक तरीके से घिर के रह जाएंगे और साथ ही साथ आपको पेमेंट भी करना होगा। तो फाइनेंशियल ड्रेनिंग भी हो रही है साथ ही साथ, राइट। इस ट्रीटी को परफेक्ट कर रहे थे रिचर्ड वेलेस्ली। सो आपको अगर लगता है कि सिर्फ हैदराबाद के साथ था, हालांकि द फर्स्ट ट्रीटी इंडियन रूलर जो साइन कर रहे हैं सब्सिडरी अलायंस, दैट इज द रूलर्स ऑफ हैदराबाद, उसके बाद वोडियार्स के साथ साइन हुई। जैसे ही टीपू सुल्तान को हराया गया, मारा गया, उसके बाद वोडियार्स के साथ ये ट्रीटी साइन होती है। राजा ऑफ तंजौर के साथ 1799 में, पेशवास के साथ 1801 में, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रीटी ऑफ बसीन, बेरार भोसले इसके साथ 1803 में, सिंधियास के साथ 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सारे राजस्थानी या राजपूत डायनेस्टीज के साथ भी रिचर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस साइन कर रहे हैं। दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर प्रीलिम्स। लेकिन मिलिट्री कैंपेन्स में ये कहां इंपॉर्टेंट थे? देखिए, फ्रेंच शब्द से वेलेस्ली को बुखार आता था, बिकॉज उस समय नेपोलियन फ्रांस के किंग हुआ करते थे। इनफैक्ट ही वाज द पर्सन हु वाज द सन ऑफ द रेवोल्यूशन, राइट। सो नेपोलियन जो थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के एक प्रकार से पोस्टर बॉय के रूप में आगे आए थे। एंड यू नो व्हाट, ही हैड कम टिल इजिप्ट। 1798 तक वो इजिप्ट आ चुके थे। इस चीज से ब्रिटिशर्स काफी डरे हुए थे। सो दे नेवर वांटेड कि टीपू सुल्तान फ्रांस के साथ मिलकर कोई गड़बड़ ना करे। इनफैक्ट टीपू सुल्तान फ्रांस के लीडर्स से काफी प्रभावित थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी काफी प्रभावित थे। ब्रिटिशर्स को ये हमेशा डर लगता था, और शायद वो सच भी होगा, कि फ्रेंच मर्सिनरी सोल्जर्स जो है वो टीपू सुल्तान के साथ मिलकर शायद भारत में नेपोलियन को एक लैंडिंग जोन दे सकें, राइट। सो ऑल ऑफ दिस रीजन कमिंग टुगेदर, वो एक प्रकार से टीपू सुल्तान के ऊपर काफी हावी तरीके से बैठ चुके थे। देखिए, 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के तहत टीपू सुल्तान से यह प्रॉमिस करवाया गया था कि वो फ्रांस के साथ कोई लेन देन नहीं करेंगे, फ्रेंच सोल्जर्स नहीं आएंगे उनके एरिया में, ना ही वो फ्रेंच सोल्जर्स को इनवाइट करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। वेलेस्ली चाहते थे कि टीपू सुल्तान भारत के नक्शे से हट जाएं, एंड दैट इज द रीजन दैट ही फोर्सेस द 1799 वॉर ऑन टीपू सुल्तान। दैट इज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर ऑन टीपू सुल्तान। इसके अलावा ही ऑल्सो साइंस what you call as the Treaty of Bassein with Bajirao II. Treaty of Bassein में भी ये कहा जाता है that it was signed with a cipher, यानी कि बाजीराव खुद एक तरीके से रीज़न दे रहे थे फॉर ब्रिटिशर्स टू इंटरवीन इन देयर अफेयर्स। पर्टिकुलरली बाजीराव जो हैं वो होलकर्स के खिलाफ हो चले थे। इनफैक्ट अपने मराठा सरदार को ही उन्होंने, विठू जी होलकर को ही उन्होंने मार दिया था। इसके वजह से जसवंत राव होलकर की सेना पेशवास को अटैक करने आ गई थी। नाउ पेशवास वर देयर विद सिंधियाज, एंड पेशवास फिर मदद मांगने गए बिकॉज सिंधियाज वर नॉट एबल टू होल्ड द होलकर्स आउट देयर। सो पेशवा मदद मांगने गए ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स एक ही शर्त पर मदद करने को तैयार थे, दैट दे साइन द ट्रीटी ऑफ बसीन। एंड यू नो व्हाट, ट्रीटी ऑफ बसीन में लगभग पेशवा अपनी सारी पावर्स को दे देते हैं। अगेन दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो साइन होती है, एंड मराठाज वर ऑलमोस्ट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। अगेन द क्रेडिट गोज टू रिचर्ड वेलेस्ली। इसके बाद बारी आती है लॉर्ड हेस्टिंग्स की, लॉर्ड मार्क्विज ऑफ हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स से कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स अपने समय में पैरामाउंसी का कंसेप्ट ला रहे थे। उनके हिसाब से ब्रिटिश क्राउन से ऊपर और कुछ नहीं था, सो सब कुछ जो है वो ब्रिटिश क्राउन के आधिपत्य में होना चाहिए। पैरामाउंट पावर जो है, सर्वोच्च पावर जो है वो ब्रिटिश क्राउन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो मुगल्स को देखना नहीं चाहते थे। ही वॉज क्रेडिटेड विथ एंग्लो नेपाल वॉर्स 1814 से 1860 तक, और इसी के तहत एक ट्रीटी ऑफ सिगौली होती है जो नेपाल और इंडिया के बीच की बॉर्डर्स को, जो भी आज भी आप देखते हैं, द काला पानी, द रिवर काली नदी एक्सेट्रा, राइट, विच फॉर्म्स द बॉर्डर, और जो कुछ करेंट अफेयर्स में भी रहता है। सो दैट बॉर्डर्स वॉज बीइंग सील्ड बाय हेस्टिंग्स। नाउ इसके अलावा गुरखाज को भी भारतीय आर्मी में शामिल करने का श्रेय लॉर्ड हेस्टिंग्स को ही जाता है, राइट। सो दैट वाज आल्सो देयर। दूसरी चीज जो करते हैं, ये पिंडारीज को सप्रेस करते हैं। पिंडारीज वर वंस अपॉन अ टाइम एम्प्लॉइज ऑफ मराठास, पर्टिकुलरली सिंधियाज और होलकर्स के अंदर काम करने वाले पिंडारीज थे। लेकिन जैसे ही ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई विद बाजीराव II, मराठा आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया,
और इसके वजह से पिंडारीज आउट ऑफ जॉब थे. दे यूज टू रॉब द लोकल हाईवे एरियाज. ठीक है. एंड ब्रिटिशर्स कंसिडर्ड देम एज अ लॉ एंड ऑर्डर मेनेस. तो इन्होंने पिंडारीज को बंद करना, पिंडारीज को मारना, कैप्चर करके खत्म करने की काम शुरू इन्होंने कर दी और सिंधियाज को इससे बहुत सारा प्रॉब्लम था. इसी के वजह से ऐसे थर्ड एंड द लास्ट एंग्लो मराठा वॉर्स हैपेंड. 1818 में ये फाइनली वॉर जो है वो खत्म होती है और श्रेय अगेन ये क्रेडिट जाता है टू लॉर्ड हेस्टिंग्स हु पुट्स एन एंड टू द मराठा सुप्रीमेसी. इनकी ट्रीटीज देख सकते हैं आप. सिंधियाज के साथ सुरजी अर्जन गांव में ट्रीटी कर रहे थे, होलकर के साथ मंदसौर में ट्रीटी कर रहे थे. ये सारी ट्रीटीज आप सब्सिडरी अलायंस के तौर पर ही समझे. इनफैक्ट ही डिडंट इवन कंसिडर सब्सिडरी अलायंस एज अ ट्रीटी. इनके लिए वो भी थी एक ट्रीटी नहीं था. कह रहे थे कि हम इनको राजा भी क्यों माने. यू नो व्हाट, इन्होंने मुगल एम्परर से मिलने तक को मना कर दिया. उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझे एक इक्वल चेयर नहीं देंगे मुगल एम्परर के सामने सामने बात करके बैठने के लिए, तब तक मैं मिलूंगा नहीं. अकबर शाह की पेंशन जो 26 लाख रुपए होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वो पेंशन कम करके इन्होंने 13 लाख कर दी और वो 13 लाख रुपए भी अकबर शाह को नहीं दिए जाते थे. इसलिए अकबर शाह ने अपने जमाने में राजा राम मोहन रॉय को वकील बनाकर इंग्लैंड भेजा इन ऑर्डर टू कंप्लेन अगेंस्ट लॉर्ड मार्क्वी हेस्टिंग्स. बट एनीवेज ये सारी चीज आप समझ सकते हैं दैट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पैरामाउंसी एंड लॉर्ड हेस्टिंग इज वन सच पर्सन. इन्हीं के टाइम पीरियड पे चार्टर एक्ट 1813 का भी आ रहा है. नाउ व्हाट इज चार्टर एक्ट 1813 रिस्पॉन्सिबल फॉर और नोन फॉर? फॉर द फर्स्ट टाइम इट अलाउड इंडियन क्रिश्चियन इन इंडिया क्रिश्चियन मिशनरीज. सो एक प्रकार से इवेंजिकलिज्म यानी कि प्रोसेल्टाइजिंग मिशन, कन्वर्जन मिशन इनके टाइम पीरियड पे काफी चल रहा था. कानपुर हो, लखनऊ हो, कैलकाटा हो, मद्रास हो, इन सब जगहों पर कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से चल रहे थे और ये एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बन रहा था भारत में. दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली भारत में खत्म कर दी गई एक्सेप्ट ऑफ टी ट्रेड एंड ट्रेड विद चाइना. सो जो टी ट्रेड था और ट्रेड विद चाइना था वो छोड़कर बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई. इससे भारत में लेजेस फेयर पॉलिसी शुरू हो जाती है. व्हाट इज लेजेस फेयर? फ्री ट्रेड. सो फ्री ट्रेड भारत में एक प्रकार से पॉलिसी शुरू हो गई. भारत को बाजार बना दिया गया. समझिए, इंडिया बिकेम अ कमोडिटी, राइट? कि ब्रिटेन से हर कोई आके अपनी दुकान यहाँ पे खोल सकता था. ऐसा क्यों? This was the time when it was a peak of industrial revolution in England. So industrial revolution में इंग्लैंड ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए थे, फैक्ट्री मेड, मशीन मेड प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से, जो चीपली यहाँ पर मौजूद या जो चीप इनंडेशंस हो रहे थे. फॉर एग्जांपल अगर कपड़ा है तो एक कपड़ा जो हैंड विवन है उसको बहुत समय लगेगा, राइट, बनाने में, और वो महंगा भी होगा. लेकिन जो मशीन्स में कपड़े बने हैं वो काफ़ी सस्ते होंगे, काफ़ी तौर पर और अच्छे भी होंगे, और वो अगर मार्केट में आ जाएं तो आप समझ सकते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो जाती. वही हो रहा था. भारत में लेजेस फेयर पॉलिसी आ रही थी, लेकिन भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट्स या भारतीय आर्टिजन्स के लिए एक खतरे की घंटी थी. 1 लाख रुपए का एनुअल ग्रांट दिया जा रहा था फॉर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, साइंस एंड वेस्टर्न एजुकेशन. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे 1813 चार्टर एक्ट के. आगे बात करते हैं विलियम बेंटिक की, द पर्सन हु वाज नोन फॉर यूटिलिटेरियन फिलॉसफी. यूटिलिटेरियन जेरेमी बेंथम की फिलॉसफी थी हाईएस्ट गुड ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल, राइट? कहने का मतलब है कि सबका भला और सबसे ज्यादा भला करने की. ये एक पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड है कि मैं ही जानता हूं कि आपका भला क्या है. ठीक है. अबॉलिशन ऑफ सती एंड क्रूएल राइट्स अंडर रेगुलेशन 17th ऑफ दिसंबर 1829. उसके बाद में इन्फेंटिसाइड को बैन करने का काम, चाइल्ड सैक्रिफाइस को बैन करने का काम, राजस्थान में ये बहुत हो रहा था, सो इन्होंने ये बैन किया. हालांकि बंगाल में इसके पहले इन्फेंटिसाइड और चाइल्ड सैक्रिफाइसेस को लेकर पहले से लॉज मौजूद थे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया नहीं थे, ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया नहीं थे, तो उन्होंने एक सेंट्रल एक्ट पास किया. सप्रेशन ऑफ ठगी, ठग्स एक प्रकार से एक कास्ट हुआ करते थे, इसको सप्रेस करना चाहा इन्होंने. ऑपरेशन वाज कंडक्टेड अंडर स्लीमैन. सो कर्नल स्लीमैन हु अरेस्टेड ऑलमोस्ट 1500 ठग्स. अरेस्ट ही नहीं, उनको पकड़ के सीधा मार दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट आइडेंटिटी. जरूरी नहीं थी कि सारे ठग्स
ठगी का ही काम करते थे, यानी कि धोखाधड़ी या लूटने पाटने का काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन लोगों को उनके कास्ट या उनके सरनेम पर जबरन एक प्रकार से बंदी बनाने का काम ये कर रहे थे। पूरे के पूरे मेवात एरिया को रातों रात गिरफ्तार कर दिया जाता था, रातों रात जेल में डाल दिया जाता था, विदाउट एनी प्रिटेंस ऑफ प्रूविंग क्राइम, राइट। इनके टाइम पीरियड पे चार्टर एक्ट्स भी आ रहे थे 1833 के। लिबरल पॉलिसी टुवर्ड्स प्रेस, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, मैकॉले का मिन्यूट ऑफ 1835, ठीक है, जनरल मिन्यूट था जहां पर इंग्लिश एजुकेशन को बहुत तवज्जो दी गई थी, राइट। इन्फिल्ट्रेशन सिस्टम के तहत, यानी कि एक बैंड ऑफ इंडियंस को क्रिएट करने के लिए कहा गया जो इंग्लिश जानते हो, पढ़ते हो, समझते हो, और उनको यूज किया जाना था एज एन इंटरमीडियरी इन ब्रिटिश गवर्नेंस। ओपीएम ट्रेड को रेगुलराइज किया गया। लेकिन एक जो चीज़ जो शायद काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं इज दैट इन्होंने मैसूर को एनेक्स भी किया। वही मैसूर जिनको ये कह रहे थे कि हिंदू डायनेस्टीज़ को इनको लाना था, पर्टिकुलरली वॉडियार्स को लाना था, राइट। हैदर अली वॉडियार्स के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। तो जो वॉडियार्स को इन्होंने लाया उन्हीं को इन्होंने एनेक्स कर लिया बिकॉज दे वर नॉट एबल टू गिव इंक्रीजिंग वॉर इंडेमनिटी। बहरहाल बाद में रिस्टोर किया गया, बट विलियम बेंटिक वॉज अ पर्सन हु वॉज एनेक्सिंग मैसूर ऑल्सो। एनीवेज, चार्टर एक्ट अगर हम देखें ऑफ 1833, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब जो हैं वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन द नॉमेनक्लेचर चेंजेस। तो सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर मैं कहूं तो वो विलियम बेंटिक ही हैं, ठीक है, नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। 87 सेक्शन था चार्टर एक्ट में जो डिस्क्वालिफिकेशन हटा रहा था, यानी कि इससे पहले भारतीय या इंडियंस ईस्ट इंडिया कंपनी में या ब्रिटेन में नौकरी नहीं कर सकते थे, अब वो नौकरी करने के लिए लायक हैं, ये चार्टर एक्ट बता रहा था 1833 का। सो दे वर बिकमिंग एन एलिजिबल, दे वर एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर। अभी कोई तयशुदा चीज नहीं की गई थी कि हाँ आप एलिजिबल हो गए हैं या आपको कैसे इंडक्ट किया जाएगा सर्विसेज में, ये सारी चीजें नहीं बताई गई थी। बस ये बताया गया था कि अब आप सर्विसेज के पार्ट हो सकते हैं। कैसे होंगे, एग्जाम्स होगा नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं था। ओपन कंपटीशन का एग्जाम प्रपोज किया गया था जो तभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया। ये ओपन कंपटीशन 1853 में जाके लागू होगा, 20 साल बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल ड्यूटीज को हटा दिया गया, यानी कि सारी मोनोपोलीज को रद्द कर दिया गया। रिमेंबर द मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड जो बाकी था और ट्रेड विद चाइना बाकी था, उसे भी खत्म कर दिया गया। हेंसफोर्थ सिर्फ भारत की टेरिटोरियल पोजीशंस उन्हें दी गई। टी ट्रेड भी अबॉलिश कर दिया गया। एक और चीज हो रही थी, एक लॉ मेंबर ऐड किया जा रहा था जो वही थॉमस मैकॉले ही हैं। ही वॉज एडेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर टू गवर्नर जनरल काउंसिल। तो गवर्नर जनरल काउंसिल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंबर्स के रूप में इन्हें ऐड किया जा रहा था। सो दैट वॉज द आइडिया बिहाइंड 1833 चार्टर एक्ट। और अब बात करते हैं वन ऑफ द लास्ट गवर्नर जनरल्स बिफोर 1857, हालांकि लॉर्ड कैनिंग है लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑल्सो, बट द गवर्नर जनरल हु वाज रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो फॉर द कमिंग अप ऑफ 1857। देखिए, एनेक्स करने की पॉलिसी इनकी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये बहुत ही इंटरफेरेंस वाली पॉलिसी थी। भारतीय राजा या इंडियन मोनार्किकल सिस्टम कभी भी प्राइमोजेनिचर को फॉलो नहीं करते थे। प्राइमोजेनिचर का मतलब कि फर्स्ट बॉर्न लेजिटिमेट सन जो है या चाइल्ड जो है वो ही राजा बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता था कि क्वीन एलिजाबेथ के मरने के बाद किंग चार्ल्स ही बनेंगे, राइट, चार्ल्स द थर्ड जो अभी है। ये आपको इसलिए पता है बिकॉज ट्यूडर सिस्टम या इंग्लैंड की मोनार्किकल सिस्टम प्राइमोजेनिचर को फॉलो करती है, यानी कि राजा के जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होंगे वही लेजिटिमेट हेयर है। लेकिन ऐसा भारतीय राजा या भारतीय राज्य परंपरा नहीं फॉलो करती थी, चाहे वो मुगल्स हों या चाहे वो भारतीय रजवाड़े हों, चाहे वो राजस्थान के राजा हों, चाहे बड़ौदा हों, चाहे पेशवाज हों, चाहे मराठा हों, चाहे पंजाब के राजाज हो, राजा रणजीत सिंह हो, ऐसा नहीं होता था, राइट। हमेशा बैटल ऑफ सक्सेशंस भारतीय राजाओं में देखने को मिलते थे या भारतीय घरानाओं में देखने को मिलते थे। इस चीज को इन्होंने कम किया एंड दे सेड दैट अगर आपके पास लेजिटिमेट हेयर नहीं है, जो ज्यादातर ऐसा ही होता था कि भारतीय राजाओं के पास एक उत्तराधिकारी उनके मरते दम तक शायद नहीं आते थे बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ कंटेंडर्स आउट देयर, और वो चाहते थे दैट
टैलेंट शुड कम बिफोर जेनेसिस। बट इन्होंने प्राइमोजेनिचर को भारत में थोपा और इसके तहत उन राज्य घरानाओं को हथियाना शुरू किया जहां पर इनके हिसाब से कोई लेजिटिमेट हेir नहीं था। तो सातारा, संबलपुर, जैतपुर, नागपुर, झांसी, तंजौर, आरकोट, उदयपुर और छत्तीसगढ़, इन सब को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत एनेक्स कर लिया गया बिकॉज आपके पास एक लेजिटिमेट हेir नहीं है। इसमें आप जानते हैं कि झांसी की रानी ने 1857 में, लक्ष्मीबाई ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी इन ऑर्डर, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट against the direct and indirect policies of Lord Dalhousie. So he was also refusing to recognize the pensions. For example, titles of Nawab of Carnatic, Surat, Raja of Tanjore, इन सब के titles को हटा दिया गया। पेंशन्स जो प्रॉमिस किए गए थे बाजीराव को ट्रीटी ऑफ बसीन के तहत, उसको भी खत्म कर दिया गया। इनके जो अडॉप्टेड बेटे थे नाना साहेब, उनको भी पेंशन्स देने से मना कर दिया गया, राइट। सो ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग। बट एक और स्टेट था जिसको ये एनेक्स करना चाहते थे, लेकिन जहां पे लेजिटिमेट हेir मौजूद था, और वो था अवध का, ठीक है। अब अवध में हमारे नवाब जो थे वाजिद अली शाह, इनके बेटे जरूर थे, इसीलिए इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत तो नहीं असर्व किया जा सकता। सो लुक एट द कनिंगनेस ऑफ लॉर्ड डलहौजी कि वो मिस गवर्नेंस के तहत, यानी कि ये कह रहे थे कि आप अपने एरिया को गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से नहीं गवर्न कर पा रहे हैं, इसलिए आपको एनेक्स कर लिया जाएगा 1856 में। एज सिंपल एज दैट। दैट इज द रीजन दैट अवध भी 1857 के टाइम पीरियड पे एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं उन्माद का सेंटर था। दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, जहाँ पे तालुकदार, सिपाही, जमींदार सब मिलकर लड़ रहे थे। अगर आपको ये लगता है कि राजा और प्रजा दोनों साथ में क्यों मिलकर लड़ रही थी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दैट। सो डलहौजी इज अ पर्सन फॉर दैट। बट इसके अलावा कुछ रिफॉर्म्स भी थे डलहौजी के। सो फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सेटअप कर रहे थे, टेलीग्राफ भी इन्होंने सेटअप किया, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। वुड्स डिस्पैच वाज रिलेटेड टू एजुकेशन, जहां पर प्राइमरी एजुकेशन कोशिश की गई कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में सेटअप किया गया। रूरकी में इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप की गई, राइट। विडो रिमैरिज एक्ट भी पास किया गया बाय हिम। सो ऑल ऑफ दीज रिफॉर्म्स वर एट द हैंड्स ऑफ डलहौजी। सो वी हैव डन गवर्नर जनरल टिल 1857, बट कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मुझे एक और एक्ट आपको बताना है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1858। हुआ ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसलिए आ रहा था बिकॉज 1857 के एंड में क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन दिया और उन्होंने ये कहा कि अब हम भारतीय राज्य, भारतीय परंपरा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वी विल नॉट इंटरफेयर इन इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इनको ये लग रहा था कि भारतीय कस्टम्स और ट्रेडिशंस में इंटरफेयर किया है, इसलिए 1857 हुआ है। उन्होंने कहा कि इंडियन रूलर्स जो हैं वो यहाँ के नेटिव रूलर्स होंगे, ये वहाँ के नेटिव यानी कि नेचुरल लीडर्स होंगे, इन्हें हम तवज्जो देते हैं, लेकिन इनका स्टेटस ब्रिटिश क्राउन से नीचे रहेगा और अब आगे कोई एनेक्सेशन नहीं होगा, नो एनेक्सेशंस। इसी के तहत इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लॉन्च की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लॉन्च करने में यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया फ्रॉम टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल पोजेशंस। सो टेरिटोरियल प्लस पॉलिटिकल पोजेशंस इनकी खत्म कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कोई राइट नहीं था, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाला ड्यूअल सिस्टम था, जो मैंने आपको बताया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, अब वो कायम नहीं रहेगा। दिस ड्यूअल गवर्नेंस वाज रिमूव्ड। अब उसके बदले में क्या था? उसके बदले में था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ब्रिटेन में एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटेन के एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखेंगे और इनके पास एक काउंसिल होगी 15 मेंबर्स की, 15 मेंबर्स काउंसिल, जो इंडिया की सारी चीजों या रखरखाव या एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालेगी। और ये डायरेक्ट अपने पॉलिसीज या अपने गाइडेंस दे सकेंगे वॉइसरॉय को। नाउ गवर्नर जनरल was replaced by Viceroy. So Viceroy was supported and Viceroy directly worked under the Secretary of State of India. ये इंडिया हाउस या इंडिया हाउस जो लंदन में था,
जो एक प्रकार से इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्रकार से स्टेट पॉलिसी, एक प्रकार से स्टेट सेंटर था, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डायरेक्टली अब रिपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ठीक है। हालांकि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि इट वाज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक द रेन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इनटू इट्स हैंड, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब जाकर भारत की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लिया था। लेकिन ये बोलना गलत है, बिकॉज इससे पहले जो सिस्टम था उसमें भी ब्रिटिश पार्लियामेंट पूरा भागीदार था, राइट, फ्रॉम 1784 इटसेल्फ। सो ये कहना गलत होगा, बट दिस वॉज गिविंग अवे ऑफ द व्हील, पर्दा हटाने वाली बात थी। तो पर्दा हट चुका था, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट अपने हाथ में ये कमांड रखी हुई थी। क्वीन विक्टोरिया के नाम पे वॉइसरॉय रूल कर रहे थे, और वॉइसरॉय को डायरेक्शंस देने वाले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लैंड में बैठ के ये सारा काम कर रहे थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखते थे इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो दिस वाज द एंड ऑफ ऑल द पॉलिसीज टिल 1857, एज वेल एज द एंड ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड देयर पॉलिसीज टिल 1857. Next video will discuss the policies of viceroys till 1947 and the viceroys, दूसरे जो viceroys हैं और उनकी थोड़ी बहुत important policies और वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, that will discuss in the coming up video. Thank you for watching. Keep preparing. All the best. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।